नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एग्जाम फर्स्ट चैनल पर। साथियों, आज हम लोग जूनियर असिस्टेंट 3284 पोस्ट के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 11 देखेंगे। साथियों, प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर प्रैक्टिस सेट 10 तक चैनल पर ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है और आप सभी साथियों का बहुत ही ज़्यादा जो है उस पर जो प्यार मिला है। तो साथियों, उसी के क्रम में आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 11 देखेंगे। पूरे 100 प्रश्नों को यहाँ पर हम देखेंगे और उन प्रश्नों को हम व्याख्या सहित भी देखेंगे। तो जो भी साथी 3284 पोस्ट के लिए जूनियर असिस्टेंट के लिए तैयारी कर रहे हैं, उन सभी साथियों से आग्रह है कि वह जो है वीडियो को पूरा देखेंगे और अपने दोस्तों के बीच में भी इस वीडियो का लिंक शेयर करेंगे। तो आइए साथियों, शुरुआत करते हैं बिना समय को वेस्ट किए हुए। तो पहला प्रश्न हम यहाँ पर देखेंगे और यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आपको हूबहू ऐसे ही परीक्षाओं में प्रश्न देखने को मिलेगा, क्योंकि यह जो प्रैक्टिस सेट है पूरी तरह से लेटेस्ट पैटर्न पर डिजाइन किया गया है, जिसमें 5 विकल्प यानी कि जो ऑप्शन में 5 जो नया पैटर्न में पूछा जा रहा है उसी के अकॉर्डिंग यह पूरा जो है वह आपको प्रैक्टिस सेट तैयार किया गया है। तो आइए साथियों, शुरुआत करेंगे पहला प्रश्न का। पहला प्रश्न हम देखेंगे कि जब स्वर के उच्चारण में ध्वनि मुख के साथ साथ नासिक द्वार से भी निकलती है तो उस अनुनासिकता को प्रकट करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प डी, यानी कि वहां पर चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाता है। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि जब उस यानी कि जब मुख के साथ साथ ध्वनि नासिक द्वार से भी निकलती है तो वहां पर चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाता है और इसका चिन्ह साथियों यह होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 2 कि कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है। तो साथियों, ध्वनि जो है अल्पप्राण और महाप्राण 2 प्रकार की होती है। तो इस प्रश्न में जो ध्वनि है यानी कि विकल्प सी, यह जो है महाप्राण ध्वनि नहीं है। महाप्राण ध्वनियों के उच्चारण में हकार जैसी ध्वनि विशेष रूप से रहती है और इसमें वायु यानी कि श्वास अधिक मात्रा में लगती है। प्रत्येक वर्ग का दूसरा एवं चौथा वर्ण महाप्राण होता है। साथियों, यह ध्यान दीजिएगा कि प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण वह जो है महाप्राण होता है, जबकि अल्प प्राण ध्वनियों में अपेक्षाकृत कम वायु प्रयुक्त होती है और प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां अक्षर जो है वह अल्प प्राण होता है और इनके अलावा य, र, ल, व अल्प प्राण ध्वनियाँ हैं। तो आप यह याद रखेंगे कि पहला, तीसरा और 5वां अक्षर जो है वह अल्पप्राण होता है। इसके अलावा य, र, ल, व जो ध्वनियाँ है वह अल्पप्राण के अंतर्गत आती हैं और प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण जो है वह महाप्राण ध्वनि होता है। प्रश्न नंबर 3 देखेंगे दोस्तों यहाँ पर कि अल्प विराम का चिन्ह है। तो यहाँ पर हमको यह बताना है कि अल्प विराम का चिन्ह कौन सा होगा। तो साथियों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह जो है विकल्प बी, यानी कि जो कामा होता है वह जो है अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। और साथियों, यहाँ पर अगर यह देखा जाए तो यह जो है जो विकल्प सी में है यह पूर्ण विराम का चिन्ह है और यह जो है विकल्प डी में यह विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रकार है। और साथियों, यह जो साइन है यह अर्ध विराम के लिए प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 4 यहाँ पर देखेंगे कि निम्न में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, यह हमको बताना है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है, पहले पूरा विकल्प को पढ़ लेते हैं कि भारत के इतिहास में 15 अगस्त का बहुत महत्व है और रात उसके प्राण पखेरु उड़ गए। आज भी लाल बहादुर शास्त्री जी को याद किया जाता है और क्या आप मेरे साथ चलेंगे, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें हमको यह बताना है कि कौन सा वाक्य जो है वह अशुद्ध है। तो ये प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प बी, यानी कि रात उसके प्राण पखेरु उड़ गया, यह जो है अशुद्ध है, क्योंकि इसका जो शुद्ध रूप होगा वह होगा कि रात उसके प्राण पखेरु उड़ गया, नहीं उड़ गए यहाँ पर प्रयोग होगा। बाकी अन्य विकल्प जो है वह शुद्ध हैं। प्रश्न नंबर 5 देखेंगे कि वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि वाला प्रश्न है। पहला जो है स्टेटमेंट यहाँ पर श्रृंगार और श्रृंखला लिखा है और दूसरा जो है अनुकृति और अनुकृति इस तरह से लिखा हुआ है। तो यहाँ पर हमको यह बताना है कि इसमें कौन सी जो वर्तनी है वह शुद्ध है, यानी कि पहला और दूसरा दोनों की वर्तनी शुद्ध है, केवल एक की वर्तनी शुद्ध है और केवल 2 की वर्तनी शुद्ध है। तो साथियों, यहाँ पर इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प डी, यानी कि 1 और 2 दोनों की वर्तनी अशुद्ध है, क्योंकि श्रृंगार में साथियों यह जो है यह डंडी नहीं रहेगी, केवल इस तरह से श्रृंगार लिखा जाएगा और श्रृंखला में भी साथियों यह डंडी नहीं रहेगी और बस इस तरह से श्रृंखला लिखा जाएगा। अनुकृति में साथियों यह
तो पर छोटी की मात्रा नहीं रहेगी, अनुकृत होगा। और यहाँ पर यह जो लगा यह मात्रा नहीं रहेगी, केवल इस तरह से रहेगा, तो यह जो है अनुकृति हो जाएगी। तो यहाँ पर आप सीधा यह प्रश्न में याद रखेंगे कि इन दोनों की वर्तनी जो है अशुद्ध है। अब साथियों प्रश्न नंबर 6 देखेंगे यहाँ पर कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द जो है वह भाववाचक संज्ञा शब्द हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह जो है विकल्प सी, यानी कि रसीला, कड़वाहट, बुढ़ापा और उन्नति, यह जो है सभी भाववाचक संज्ञा शब्द हैं। जैसे जिस शब्द से किसी भाव, गुण, दशा आदि के ज्ञान का बोध होता है वह भाववाचक संज्ञा कहलाता है, जैसे नारित्व, वीरता, थकान, समीपता आदि। प्रश्न नंबर 7 देखेंगे कि कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है। तो यहाँ पर हमको यह बताना है कि कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है। तो पुरुषवाचक, गुणवाचक, तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो विकल्प बी, यानी कि गुणवाचक जो है यह सर्वनाम का भेद नहीं होता है। यह जो है विशेषण का भेद होता है। और सर्वनाम के कुल 6 भेद होते हैं दोस्तों। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम होता है जिसमें मैं, तू, आप आता है। दूसरा निश्चयवाचक यह और वह। अनिश्चयवाचक कोई, कुछ। चौथा संबंधवाचक जो, सो। और पांचवा जो प्रकार होता है वह प्रश्नवाचक, यानी कि कौन, क्या। और छठवां जो होता है वह निजवाचक, यानी कि आप, स्वयं के लिए प्रयोग होता है। प्रश्न संख्या 8 देखेंगे कि प्राचीन शब्द विशेषण के किस प्रकार में आता है। तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प डी, यानी कि प्राचीन शब्द जो है वह गुणवाचक विशेषण के अंतर आता है। प्राचीन शब्द जो है गुणवाचक विशेषण है। जो विशेषण शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम के आकार, प्रकार, गुण, दोष, रंग, रूप, स्वभाव आदि का बोध कराते हैं वे जो है गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। अब दोस्तों प्रश्न नंबर 9 देखेंगे कि अब पढ़कर क्या होगा, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है। तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी, यानी कि पूर्वकालिक क्रिया के अंतर्गत आता है। अब पढ़कर क्या होगा पूर्वकालिक क्रिया है। जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर दूसरी क्रिया प्रारंभ करता है तब पहली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया होती है। जब दो क्रिया साथ साथ चलें तब उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे वह पढ़ने लगा, वह रोने लगा। जहाँ क्रिया दो कर्म के साथ प्रस्तुत हो द्विकर्मक क्रिया होती है। जैसे राधा ने रीता को गणित पढ़ाया। जब कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है तब वहाँ प्रेरणार्थक क्रिया होती है। जैसे कराना, करवाना, लिखवाना, कटवाना और दिलवाना। तो यह जो है प्रेरणार्थक क्रिया के अंतर्गत आती है। प्रश्न नंबर 10 देखेंगे कि पुल्लिंग स्त्रीलिंग का कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प, यहाँ पर दिए गए विकल्पों में कांत और कांति सही स्त्रीलिंग पुल्लिंग युग्म नहीं है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प सी जो है यह जोड़ा सही नहीं है। तो आइए व्याख्या देखेंगे। तो यहाँ पर कांत का कांता होगा, न कि कांति होगा। बाकी यहाँ पर जो है देव का देवी, मामा का मामी और गधा का गधी, यह जो है जोड़ा सही है। प्रश्न नंबर 11 देखेंगे कि निम्नलिखित में अपादान कारक का प्रयोग किस विकल्प में नहीं हुआ है। तो यहाँ पर यह बताना है कि किस विकल्प में अपादान कारक का प्रयोग नहीं हुआ है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प सी, यानी कि पिताजी कार से गए हैं, इसमें अपादान कारक का प्रयोग नहीं हुआ है। अब साथियों क्यों नहीं हुआ है तो आइए देखते हैं इसमें कि अपादान कारक एक्चुअल में होता क्या है। कि संज्ञा के जिस रूप में किसी वस्तु के अलग होने का भाव प्रकट होता है तो उसे अपादान कारक कहते हैं। और इसकी विभक्ति यानी कि इसका प्रसर्ग से होता है। जैसे लड़का पेड़ से गिरा, वह घर से बाहर आया, बिल्ली छत से कूदी। तो यहाँ पर बिल्ली और छत में जो है अलगाव हो रहा है। यमुना नदी हिमालय से निकलती है तो यहाँ पर भी अलगाव हो रहा है। और वह चूहे से डरता है तो यहाँ पर भी अलगाव हो रहा है। लेकिन पिताजी कार से गए हैं तो यहाँ पर पिताजी कार से अलग नहीं हुए बल्कि पिताजी कार से जुड़े हुए हैं, कार के साथ गए हैं। तो यहाँ पर अपादान कारक का प्रयोग नहीं होगा। प्रश्न नंबर 12 देखेंगे कि निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है। तो यहाँ पर हमको यह बताना है कि तत्सम शब्द कौन सा है। तो इस प्रश्न में अगर हम पहला देखें तो यही जो हमको लग रहा है कि यहाँ पर यह तत्सम शब्द है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प ए होगा। आइए और को देखते हैं। मकड़ी, झरना, कटहल और यह जो है तत्सम शब्द नहीं है, क्योंकि
कृपा जो है वह एक तत्सम शब्द है। तो अब आइए, झरना का जो तत्सम होगा वह जो है निर्जर होगा। कटहल को कंठफल कहा जाता है तत्सम रूप में, और मकड़ी को मरकटी कहा जाता है। ठीक है, तो यह जो है तद्भव रूप है, न कि तत्सम रूप है। प्रश्न नंबर 13 देखेंगे दोस्तों कि उसका हृदय इतना कोमल है कि मित्र तो क्या वह अपने गैप को भी चोट नहीं पहुंचा सकता। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प ए, यानी कि मित्र तो क्या वह अपने शत्रु को भी चोट नहीं पहुंचा सकता। प्रश्न नंबर 14 देखेंगे यहाँ पर कि अधिकार में उपसर्ग है। तो साथियों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प सी, यानी कि अधिकार में अधि उपसर्ग जुड़ा हुआ है। उपसर्ग किसी शब्द विशेष के पहले जुड़कर उसका विशेष अर्थ प्रकट करते हैं। अधिकार का अर्थ प्रभुत्व, कब्जा यानी कि हक होता है, और जब अधिकार का विपरीतार्थक शब्द अनधिकार होता है। प्रश्न नंबर 15 देखेंगे कि श्री गणेश का विलोम शब्द है। तो साथियों, इस प्रश्न का जो है श्री गणेश का जो विलोम शब्द है वह विकल्प बी, यानी कि इतिश्री होगा। श्री गणेश का विलोम इतिश्री होगा। प्रश्न नंबर 16 देखेंगे कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द पर्यायवाची हैं। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प बी, यानी कि सतीश, शंकर, महेश्वर और शिव, यह जो है इस विकल्प में सभी शब्द जो है वह पर्यायवाची हैं। प्रश्न नंबर 17 देखेंगे कि निम्न में से कौन सा शब्द अनेकार्थक है, यानी कि साहस, पुस्तक, अंबर, बालक और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो साथियों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प सी, यानी कि अंबर जो है यह एक अनेकार्थक शब्द है, क्योंकि अंबर के अनेक अर्थ होते हैं, जैसे वस्त्र, आकाश, बादल और आदि जो है अंबर के अनेकार्थक शब्द हैं। प्रश्न नंबर 18 देखेंगे कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में शब्द श्रुति सम भिन्नार्थक का सही अर्थभेद नहीं है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह जो है विकल्प डी, यानी कि थाती और थाती, यानी कि धरोहर और स्थिरता। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर थाती और थाती का सही अर्थभेद धरोहर और स्थिरता सही नहीं है, बल्कि इसका जो सही अर्थभेद है वह थाती का मतलब स्थिरता होता है, और जो ये वाली थाती है इसका अर्थ जो है वह धरोहर होता है। तो अगर इसी क्रम को हम उलट देंगे तो यह जो है सही हो जाएगा। बाकी यहाँ पर स्वपच और स्वपच की चांडाल, स्वयं भोजन बनाने वाला, प्रवाल और प्रवार, मूंगा और वस्त्र, और हुति यानी कि हवन और बुलावा, यह जो है विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 19 देखेंगे कि किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक है। तो व्याकरण जानने वाले को वीर प्रसू, यह गलत। क्षण में नष्ट होने वाला क्षतिपूर्ति, यह भी गलत। और जिसमें सबकी सम्मति हो सर्वज्ञ, यह भी गलत। और यह जो बिना वेतन काम करता हो उसे अवैतनिक कहते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प डी, यानी कि जो बिना वेतन काम करता हो उसे अवैतनिक कहा जाता है। प्रश्न नंबर 20 देखेंगे कि वेद प्लस अंत का सही संधि है। तो साथियों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प ए, यानी कि इसकी सही संधि जो है वह वेदांत होगा। यहाँ पर वेद प्लस अंत का सही संधि वेदांत है। इसमें दीर्घ स्वर संधि है। दीर्घ स्वर संधि हर्स्व या दीर्घ स्वर अ ई उ के बाद हर्स्व या दीर्घ यानी कि अ ई उ आए तो दोनों मिलकर दीर्घ यानी कि बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ हो जाते हैं, और इस परिवर्तन को दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। इसका सूत्र जो है अंक सवर्णे दीर्घ होता है, जैसे विद्या प्लस अर्थी विद्यार्थी, धर्म प्लस अर्थ धर्मार्थ आदि जो है इसके उदाहरण होते हैं। प्रश्न नंबर 21 देखेंगे दोस्तों यहाँ पर कि इनमें से कौन सा तत्पुरुष समास है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प बी, यानी कि आशातीत में जो है वह तत्पुरुष समास है। आशातीत में तत्पुरुष समास है। आजन्म जो है अव्ययी भाव समास है। शीतोष्ण में द्वंद्व समास तथा अष्टाध्यायी में द्विगु समास है, क्योंकि यहाँ पर संख्या का प्रयोग किया गया है इसलिए यहाँ पर द्विगु समास होगा। प्रश्न नंबर 22 देखेंगे कि गीता ने कहानी लिखकर पुरस्कार प्राप्त किया।
वाक्य किसका उदाहरण है? तो साथियों यह इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प ए यानी कि यह जो है सरल वाक्य का उदाहरण है। सरल वाक्य ऐसे वाक्य जिसमें एक ही क्रिया एवं एक ही कर्ता हो और उन वाक्यों का एक ही उद्देश्य हो, ऐसे वाक्य को सरल वाक्य कहा जाता है। जैसे श्याम किताब पढ़ता है, यह जो है सरल वाक्य के अंतर्गत आएगा। प्रश्न नंबर 23 देखेंगे कि करुण रस का अस्थायी भाव क्या है? तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह जो है विकल्प सी यानी कि करुण रस का अस्थायी भाव जो है वह शोक होता है। वीर रस का उत्साह, श्रृंगार रस का अस्थायी भाव रति और हास्य का हास्य जो है वह अस्थायी भाव होता है। प्रश्न नंबर 24 देखेंगे कि काली घटा का घमंड घटा उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प ए यानी कि उपयुक्त पंक्ति में यमक अलंकार है। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि यमक अलंकार यानी कि शब्दों की आवृत्ति, जहाँ एक शब्द का एक से अधिक बार प्रयुक्त हो और उसके अर्थ अलग अलग हो, वहाँ यमक अलंकार होता है। घटा शब्द का प्रयोग 2 बार हुआ है, जिसका एक अर्थ बादल तथा दूसरा अर्थ कम होना है। उपमा अलंकार 2 वस्तुओं में समान धर्म के प्रतिपादन को उपमा कहते हैं और उपमा का अर्थ होता है समता, तुलनात्मक यानी कि बराबरी। उत्प्रेक्षा अलंकार यानी कि उपमेय प्रस्तुत में उपमेय और अप्रस्तुत यानी उपमान की संभावना उत्प्रेक्षा कहते हैं, जैसे मनु मानो जनु जानो आदि। और रूपक अलंकार की उपमेय में उपमान का अभेद हो तो वहां पर रूपक अलंकार कहलाता है। प्रश्न नंबर 25 देखेंगे कि कान कतरना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प ई यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं। यानी कि कान कतरना मुहावरे का अर्थ है बहुत अधिक चालाक होना। और वाक्य प्रयोग यानी कि मोहन उम्र में छोटा जरूर है लेकिन चालाकी में बड़े बड़े उनके कान कतरता है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प ई। प्रश्न नंबर 26 देखेंगे कि कामायनी महाकाव्य के रचनाकार का नाम क्या है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प ई यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि कामायनी की जो रचनाकार हैं वह जो है जयशंकर प्रसाद जी हैं। कामायनी महाकाव्य के रचनाकार जयशंकर प्रसाद जी हैं और यह महाकाव्य 15 सर्गों में विभक्त है। जयशंकर प्रसाद की अन्य रचनाएं प्रेम पथिक, झरना, आंसू लहर, जन्मेजय का नाग यज्ञ, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, इंद्रजाल आदि जो है वह जयशंकर प्रसाद जी की रचनाएं हैं। अब दोस्तों प्रश्न नंबर 27 से 30 तक यहाँ पर अनसीन पैसेज से प्रश्न पूछा गया है। तो साथियों ऐसे प्रश्नों में अगर आप इसको अब मैं PDF में एग्जाम फर्स्ट टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगा, तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड करके आप इसको पढ़कर और इसका उत्तर देंगे। काफ़ी बड़ा जो है वह पैसेजेज आजकल आते हैं। तो इन पैसेजेज को सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप पहले प्रश्नों को पढ़ लीजिए, उसके बाद पैसेज को 2-3 बार जब आप रीड करेंगे तो आपको कुछ कीवर्ड्स ऐसे मिल जाते हैं जिससे आप आसानी से उत्तर पर पहुंच जाते हैं। तो प्रश्न संख्या 27 देखेंगे कि क्या भिक्षावृत्ति देश की एक समस्या है और आपका इस विषय में क्या विचार है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प सी यानी कि भिक्षावृत्ति देश की एक ज्वलंत समस्या बन गई है, क्योंकि लोग इसको जानबूझकर अपना व्यवसाय बना रहे हैं। तो साथियों इसका रियलिटी से कोई मतलब नहीं होता। यह प्रश्न जो है यह पैसेज में जो लिखा गया है उसी से पूछा जाता है। तो आप पैसेज को और प्रश्नों को दोनों से पढ़ेंगे और दोनों में जब सामंजस्य बनाएंगे तो आप ऐसे प्रश्नों का उत्तर जो है वह आसानी से दे पाएंगे। प्रश्न नंबर 28 देखेंगे कि विभिन्न स्थलों पर लोग भीख देने के लिए क्यों बाध्य हो जाते हैं? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी यानी कि अपंगता, कुरूपता, अशक्तता, वृद्धावस्था आदि को देखकर लोग भीख देने के लिए बाध्य हो जाते हैं। प्रश्न नंबर 29 देखेंगे कि भीख न देकर भी दूसरों को की मदद करने के लिए कौन सा विकल्प सही है? तो इस प्रश्न का भी सही उत्तर जो है वह विकल्प बी यानी कि पैसे देकर किसी भिखारी को रोजगार धंधे के लिए प्रेरित करके मदद करना, यह जो है एक तरह से आप उनकी मदद कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 30 देखेंगे कि दान, पुण्य और जीवन मुक्ति में कौन सा समास है? तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प ई यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आइए यहाँ पर देखते हैं कि इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह क्या होगा। तो दान पुण्य में द्वंद्व समास तथा जीवन मुक्ति में तत्पुरुष समास का प्रयोग हुआ है। तो इसलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह जो है विकल्प ई होगा।
अब साथियों प्रश्न नंबर 46 देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर रीजनिंग के प्रश्नों को हम स्किप करेंगे, तो अब यहाँ से जीएस के प्रश्नों को हम यहाँ से देखेंगे। प्रश्न नंबर 46 की विष्णु शर्मा द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध पुस्तक पंचतंत्र, जिसमें पशु दंत कथाएं और कहानियां शामिल हैं, मुख्य रूप से मौखिक परंपराओं से संबंधित है, जो मूल रूप से निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखी गई थी, यह बताना है यहाँ पर। तो आप थोड़ा सा आप भी जो है कमेंट बॉक्स में उत्तर लिखें इस प्रश्न का। तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प सी यानी कि संस्कृत भाषा में लिखा गया है। विष्णु शर्मा की प्रसिद्ध पुस्तक पंचतंत्र संस्कृत भाषा में लिखी गई है और इसमें पशु दंत कथाएं एवं कहानियां शामिल हैं और इसका रचना काल जो है 300 ईसा पूर्व के आसपास माना जाता है। प्रश्न नंबर 47 देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन खुदाई खिदमतगार का संस्थापक था और जिसे बादशाह खान के नाम से जाना जाता है। तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प डी यानी कि खान अब्दुल गफ्फार खान को जो है बादशाह खान के नाम से भी जाना जाता है। खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा गठित खुदाई खिदमतगार पठान सत्याग्रहियों का दल था, जिसके द्वारा सविनय अवज्ञा के दौरान पेशावर में आंदोलन का नेतृत्व किया गया और ज्ञातव्य है कि खान अब्दुल गफ्फार खान को बादशाह खान के नाम से भी जाना जाता था। प्रश्न नंबर 48 देखेंगे कि उस उच्च न्यायालय का नाम बताइए जिसका क्षेत्राधिकार अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के केंद्र शासित प्रदेश पर है। तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प ए यानी कि कलकत्ता उच्च न्यायालय का अधिकार अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के केंद्र शासित प्रदेश पर है। कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना 1862 में की गई थी और इसका क्षेत्राधिकार पश्चिम बंगाल राज्य के साथ साथ अंडमान और निकोबार द्वीप समूह केंद्र शासित प्रदेश पर भी है। प्रश्न नंबर 49 देखेंगे कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत आसियान क्षेत्रीय संभाषण भागीदार का यानी कि पार्टनर बना। तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प डी यानी कि 1995 में। भारत ने 1992 में एक क्षेत्रीय वार्ता साझेदार के रूप में और उसके बाद 1995 में एक वार्ता साझेदार के रूप में आसियान का औपचारिक भागीदार बना। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प डी यानी कि 1995। प्रश्न नंबर 50 देखेंगे कि लखनऊ स्थित बाल संग्रहालय यानी कि चिल्ड्रन म्यूजियम की स्थापना कब हुई थी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प सी यानी कि 1957 में। लखनऊ स्थित बाल संग्रहालय की स्थापना 1957 में की गई थी और इसका पूरा नाम मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय है। देखेंगे कि किस गुरु ने आदि ग्रंथ संकलित किया है। तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प सी यानी कि गुरु अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ का संकलन किया है। सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ को संकलित किया और इन्होंने अमृतसर नगर पूर्व नाम रामदासपुर का निर्माण कार्य पूरा कराया और इसमें अमृतसर एवं संतोष नगर नामक तालाब बनवाया और इन्होंने अमृतसर तालाब के मध्य हरमिंदर साहब जो है गोल्डन टेम्पल जिसे कहते हैं उसका निर्माण इन्होंने करवाया और जिसकी नींव सूफी संत मियाँ मीर के द्वारा रखा गया था और जहांगीर ने अपने विद्रोही पुत्र खुसरो की मदद के आरोप में गुरु अर्जुन देव को 30 मई 1606 ईस्वी को फांसी दे दी थी। प्रश्न नंबर 52 देखेंगे कि महात्मा गांधी किस वर्ष कांग्रेस के अध्यक्ष बने। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प डी यानी कि 1924 में। महात्मा गांधी सिर्फ एक बार वर्ष 1924 में वे कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे। प्रश्न नंबर 53 देखेंगे कि अवध के निम्नलिखित में से किस नवाब ने लखनऊ में बड़ा इमामबाड़ा बनवाया। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प ए यानी कि आसफ उद दौला ने। बड़ा इमामबाड़ा वर्ष 1784 में अवध के चौथे नवाब आसफ उद दौला के द्वारा बनवाया गया था। यह 1784 ईस्वी में हुए एक बड़े अकाल के लिए राहत परियोजना के एक हिस्से के रूप में बनाया गया था और लखनऊ का बड़ा इमामबाड़ा इस जगह के सबसे प्रसिद्ध स्मारकों में से एक है। प्रश्न नंबर 54 देखेंगे कि संविधान का 52वां संशोधन संबंधित है किससे। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प ए यानी कि दल बदल से संविधान का 52वां संशोधन संबंधित है। भारतीय संविधान के 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई जिसमें यह व्यवस्था की गई थी कि यदि कोई संसद सदस्य या विधानसभा सदस्य दल बदल करता है
या कोई निर्दलीय उम्मीदवार किसी दल का सदस्य बन जाता है तो वह सदन का सदस्य होने के अयोग्य करार दिया जाएगा। और इस अधिनियम में राजनीतिक दलों के विभाजन तथा विलय के संबंध में समुचित प्रबंध किए गए हैं। प्रश्न नंबर 55 देखेंगे कि प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है। एक वर्ष में मापी गई रॉकेट की गति की, एक वर्ष में निर्वात में ध्वनि द्वारा चली गई दूरी की, प्रकाश से ली गई ऊर्जा की, हवाई जहाज की गति की, और विकल्पी यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्पी यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रकाश वर्ष खगोलीय दूरी को मापने की एक इकाई है। प्रकाश के द्वारा निर्वात में एक वर्ष में चली गई दूरी एक प्रकाश वर्ष के बराबर होती है। 56 देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अल्पाइन देश है। पोलैंड, इटली, स्पेन और यूनान। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प बी यानी कि इटली जो है वह एक अल्पाइन देश है। आल्प्स पर्वत के आसपास के क्षेत्रों में स्थित देशों को अल्पाइन देश कहते हैं। अल्पाइन देशों में प्रमुख देश ऑस्ट्रिया, जर्मनी, फ्रांस, इटली, लिechtenstein, मोनाको, स्लोवेनिया तथा स्विट्जरलैंड हैं। और ये देश आल्प्स के प्राकृतिक पर्यावरण और सांस्कृतिक अखंडता की रक्षा करने में सहयोग प्रदान करते हैं। और आल्प्स पर्वत जो है पूर्णतः यूरोप महाद्वीप में स्थित है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी यानी कि अल्पाइन देश ऐसे देशों को कहते हैं जो आल्प्स पर्वत के आसपास के क्षेत्रों में स्थित हैं। प्रश्न नंबर 57 देखेंगे कि थोसेघर वाटरफॉल किस राज्य में स्थित है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प ए यानी कि महाराष्ट्र में स्थित है। थोसेघर जलप्रपात जो है भारत के महाराष्ट्र राज्य में स्थित एक जलप्रपात है, जबकि दूध सागर जलप्रपात भारत के गोवा राज्य में स्थित है। जोग या गरसुप्पा जलप्रपात भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है। और डुडुमा जलप्रपात उड़ीसा राज्य में स्थित है। निम्न श्रेणी का भूरा कोयला कहलाता है। तो निम्न श्रेणी का जो भूरा कोयला होता है उसे क्या कहते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी यानी कि लिग्नाइट। कोयला एक काला या भूरा तलछटी चट्टान है जिसमें कार्बन के हाइड्रोकार्बन की उच्च मात्रा होती है। कोयले को एक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के रूप में कोयले को एक गैर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इसके मुख्यतः 4 प्रकार हैं: एंथ्रासाइट, बिटुमिनस पिट और लिग्नाइट। कोयले की श्रेणी उसमें उपस्थित कार्बन की मात्रा और उत्पादित ऊष्मा की मात्रा पर निर्भर करती है। एंथ्रासाइट इसमें लगभग 80 से 90% कार्बन होता है और इस किस्म के कोयले का ऊष्मीय मान सर्वाधिक होता है। उसके बाद बिटुमिनस कोयला आता है और इसमें कार्बन की मात्रा 60 से 80% होती है। भूरा कोयला लिग्नाइट में कार्बन की मात्रा 40 से 60% और यह सबसे निम्न श्रेणी का भूरा कोयला होता है। प्रश्न नंबर 59 देखेंगे कि किस वर्ष में उद्योग नीति प्रस्ताव अपनाया गया था। तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प ए यानी कि 1956 में। वर्ष 1956 में उद्योग नीति प्रस्ताव को अपनाया गया और सरकार ने 1956 की औद्योगिक नीति के माध्यम से अपनी पहली औद्योगिक नीति 1948 को संशोधित किया और इसे भारत का आर्थिक संविधान या राज्य पूंजीवाद की बाइबिल के रूप में जाना जाता है। प्रश्न नंबर 60 देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा वसा घुलनशील विटामिन नहीं है। तो यहाँ पर हमको यह बताना है कि कौन सा विटामिन ऐसा है जो वसा में घुलनशील नहीं है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी यानी कि विटामिन जो बी है वसा में घुलनशील नहीं है। अब व्याख्या देखेंगे कि विटामिन बी वसा में घुलनशील नहीं है। विटामिन बी और विटामिन सी जल में घुलनशील है, जबकि विटामिन ए, डी, ई और के वसा में घुलनशील विटामिन हैं। प्रश्न नंबर 61 देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ एक न चिपकने वाले बर्तन की सतह पर लेपित किया जाता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प डी यानी कि टेफ्लॉन जो है लेपित किया जाता है। टेफ्लॉन टेट्राफ्लोरोएथिलीन का उच्च बहुलक है और यह रासायनिक रूप से निष्क्रिय व उष्मा प्रतिरोधी बहुलक है। इसका गलनांक 33 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और इस पर सांद्र अम्लों व सांद्र क्षारों के विलयनों का उच्च ताप पर भी प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए यह न चिपकने वाले बर्तनों की सतह पर लेपित किया जाता है। प्रश्न नंबर 62 देखेंगे कि नाबार्ड का विस्तृत रूप क्या है। तो साथियों यह प्रश्न बहुत ही आसान है और मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप जो है इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर करेंगे। आप चारों ऑप्शन को पढ़ेंगे और जो है अपना सही उत्तर आप जो है कमेंट करेंगे और
लास्ट में मैं इस प्रश्न का उत्तर बताऊंगा या मैं इस प्रश्न का उत्तर जो है कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। तो मैं आपसे यह उम्मीद करता हूं कि आप जरूर जो है कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का उत्तर देंगे। काफ़ी आसान प्रश्न है, आप इसका उत्तर दे पाएंगे। प्रश्न नंबर 63 देखेंगे कि भारतीय सेना की वार्षिक 2025 सेना दिवस परेड का आयोजन कहाँ प्रस्तावित है। तो साथियों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी यानी कि महाराष्ट्र के पुणे में। हाल ही में चर्चा में रहा फेंगल तूफान कहाँ विकसित हुआ था। तो साथियों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह यहाँ पर विकल्प ई यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं। तो व्याख्या देखेंगे कि बंगाल की खाड़ी से उठा फेंगल तूफान चक्रवात में बदल गया, और फेंगल एक अरबी शब्द यानी कि सऊदी अरब से संबंधित शब्द है। तो यह जो है तूफान जो है वह बंगाल की खाड़ी से उठा था। प्रश्न नंबर 65 देखेंगे कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने देसी गाय को राज्य माता के रूप में घोषित किया है। तो साथियों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प ए यानी कि महाराष्ट्र की सरकार ने। महाराष्ट्र सरकार ने देसी गाय को राज्य माता घोषित किया है, जो गायों के कल्याण के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। और इस उपाधि का उद्देश्य देसी गायों के महत्व पर जोर देना और उनकी रक्षा और समर्थन के प्रयासों को प्रोत्साहित करना है। यहाँ से साथियों अब हम कंप्यूटर के प्रश्नों को देखेंगे कि पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर यानी कि डिजिटल कंप्यूटर में किस चीज़ का प्रयोग किया गया था। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प बी यानी कि वॉल्व का प्रयोग किया गया था। इनिएक यानी कि इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर पहला इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर था, जिसमें 17,468 वॉल्व लगे थे, और यह अंकों का भंडारण करने के लिए 10 स्थितीय रिंग गणक यानी कि 10 पोजीशन रिंग काउंटर्स का प्रयोग करता था, और प्रत्येक अंक 36 निर्वात ट्यूबों का इस्तेमाल करता था, जिनमें 10 द्वारे ट्रायोड होते थे। प्रश्न नंबर 67 देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। MS विंडोज, लिनक्स, मैक OS, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा दोस्तों वह जो है विकल्प डी यानी कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है वह एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, बल्कि यह जो है एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 68 की मुद्रित होने पर पूरे पृष्ठ को प्रदर्शित करने का शॉर्टकट है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह जो है विकल्प ई यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं। तो व्याख्या यहां पर देखेंगे कि कंट्रोल प्लस F1 का जो प्रयोग है वह माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कंट्रोल के साथ F1 यह की दबाने पर सॉफ्टवेयर फुल स्क्रीन मोड में चला जाता है। कंट्रोल प्लस F2 मुद्रित होने पर पूरे पृष्ठ को दर्शाता है, अर्थात प्रिंट प्रीव्यू पेज ओपन करता है। शिफ्ट प्लस F1 रिवील टेक्स्ट फॉर्मेटिंग का शॉर्टकट होता है, और शिफ्ट प्लस F2 यह शॉर्टकट चयनित टेक्स्ट को कॉपी करता है, और यह कंट्रोल प्लस C हिट करने जैसा है। तो यहाँ पर कंट्रोल प्लस F2 जो है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 69 देखेंगे कि किन प्रोग्रामों का प्रयोग राशि आधारित प्रलेख बनाने के लिए किया जाता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प यहाँ पर सी यानी कि यहाँ पर प्रस्तुति यानी प्रेजेंटेशन के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। स्प्रेडशीट जो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज का एक सॉफ्टवेयर है, जिसे वर्कशीट भी कहते हैं, और यह एक इलेक्ट्रॉनिक शीट होती है जो रो तथा कॉलम से बनती है, और इसका प्रयोग एक प्रोजेक्ट की प्लानिंग करने या ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल पोजीशन की जांच के लिए किया जाता है, और इसमें ग्राफ की सहायता से बड़े पैमाने पर डेटा का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया जाता है। अतः इससे निम्नलिखित कार्य भी होते हैं, जैसे बजट प्रस्तुत करना एवं पूर्वानुमान करने में, वैज्ञानिक शोध में, सेल्स परचेज तथा डेटाबेस के स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में, जॉब एनिमेशन में और कास्ट शीट में आदि। प्रश्न नंबर 70 देखेंगे कि निम्नलिखित में से क्या एक उल्टे माउस जैसा दिखता है, जिसमें लगी बॉल को उंगली से घुमा करके कंप्यूटर स्क्रीन पर इधर उधर घुमाया जा सकता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प डी यानी कि उसे हम ट्रैक बॉल कहते हैं। प्रश्न नंबर 71 देखेंगे कि कंप्यूटर नेटवर्क में किस प्रकार के रिसोर्स की शेयर्ड कॉमन रिसोर्स होने की अत्यधिक संभावना है। तो साथियों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प ए यानी कि प्रिंटर की, क्योंकि आपने ऑफिस में देखा होगा कि प्रिंटर जो है कई सारे कंप्यूटर्स को एक ही प्रिंटर से जोड़ा जा सकता है। तो कोई भी जो भी क्लाइंट है यूज कर रहा है वो अपना कमांड देकर के प्रिंट निकाल सकता है। प्रश्न नंबर 72 देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प ए यानी कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है यह ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है, क्योंकि इसके सॉफ्टवेयर पर माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का राइट रहता है।
प्रश्न नंबर 73 देखेंगे कि स्क्रीन पर सॉफ्टवेयर के छोटे चित्रीय प्रारूप को क्या कहा जाता है। टूल यानी कि साधन, मैप मानचित्र, लोगो और आइकन यानी कि प्रतीक। तो साथियों कंप्यूटर की भाषा में इसे आइकन यानी कि प्रतीक कहा जाता है। ओपन, प्रिंट और सेव सभी बटन किस बार पर स्थित होते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह जो है विकल्प सी यानी कि स्टैंडर्ड टूल बार पर यह सारा स्थित होता है। देखेंगे कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल एड्रेस को कहाँ प्रदर्शित किया जाता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह विकल्प बी यानी कि नेम बॉक्स में प्रदर्शित किया जाता है। प्रश्न नंबर 76 देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित एक वेब ब्राउजर है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प बी यानी कि विंडोज एक्सप्लोरर जो है वह माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा विकसित एक वेब ब्राउजर था। प्रश्न नंबर 77 देखेंगे यहाँ पर कि निम्नलिखित में से किस प्रोटोकॉल से सर्वर पर केवल एक मेल बॉक्स बना सकते हैं। तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प ई यानी कि उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी कि एक मेल बॉक्स बनाने के लिए सर्वर पर POP यानी कि पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है। FTP जो है यह एक फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। SMTP जो है एक सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है और IMAP जो है वह इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल के लिए प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 78 देखेंगे कि मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन यानी कि MIME का पूरा नाम क्या है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह यह विकसित किया गया था किस चीज के लिए यहाँ पर। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी यानी कि टेक्स्ट, ऑडियो और वीडियो युक्त ईमेल मैसेजेस का समर्थन करने के लिए। 79 देखेंगे कि कंप्यूटर सुरक्षा के जनक कौन है। यहाँ पर हमको यह बताना है कि कंप्यूटर सुरक्षा के जनक कौन है। तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प ए यानी कि ऑगस्ट किरखॉफ्स। तो HEC के एक भाषाविद और जर्मन प्रोफेसर ऑगस्ट किरखॉफ्स कंप्यूटर सुरक्षा के जनक हैं। इन्होंने फरवरी 1883 में जर्नल ऑफ मिलिट्री साइंस में एक लेख लिखा था जिसके माध्यम से किरखॉफ ने अनजाने में समकालीन इनक्रिप्शन आधारशिला रखी थी और जिससे उन्हें कंप्यूटर सुरक्षा के जनक की उपाधि प्रदान की गई। तो यह साथियों एक नया प्रश्न हो सकता है। आपने कई बार कंप्यूटर, इंटरनेट, ईमेल आदि के बारे में जो जनक के बारे में पूछा जाता था, लेकिन कंप्यूटर सुरक्षा के जनक कौन है। तो यह जो है ऑगस्ट किरखॉफ्स हैं। प्रश्न नंबर 80 देखेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एजेंट का क्या कार्य है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह जो है विकल्प ए यानी कि किसी कार्रवाई के लिए लक्ष्य अनुक्रम की मैपिंग और लोगों के सीधे हस्तक्षेप के बिना काम करना। विकल्प सी यानी कि किसी कार्रवाई के लिए सिद्धांत अनुक्रम की मैपिंग। किसी कार्रवाई के लिए पर्यावरण अनुक्रम की मैपिंग और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सीधा काम है वह जो है विकल्प सी यानी कि किसी कार्रवाई के लिए सिद्धांत अनुक्रम की मैपिंग जो है आर्टिफिशियल एजेंट का कार्य है। प्रश्न नंबर 81 देखेंगे कि राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश की स्थापना निम्नलिखित में से किस जिले में की गई थी। तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प ए यानी कि इलाहाबाद, जिसे अब प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की जलवायु है यह बताना है हमको यहाँ पर। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प ए यानी कि उत्तर प्रदेश की जो जलवायु है वह उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। प्रश्न नंबर 83 देखेंगे कि नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प यहाँ पर नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य उन्नाव जिले में स्थित है। अतः इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प बी यानी कि उन्नाव जिला। देवदरी एवं राजदरी जलप्रपात निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित हैं। तो जो देवदरी और जो राजदरी है वह उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में स्थित जलप्रपात है, यानी कि विकल्प सी। उत्तर प्रदेश में आलू निर्यात जोन स्थित है कहां पर। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प ए यानी कि आगरा में। निम्नलिखित में से कौन सी नहर उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल की सिंचाई करती है। तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प बी यानी कि शारदा नहर के द्वारा उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल की सिंचाई की जाती है। सहारनपुर किस संदर्भ में प्रसिद्ध है, यानी कि सहारनपुर किसके लिए जाना जाता है। तो सहारनपुर साथियों वह जो है विकल्प सी यानी कि
पंचकुरा खिलौनों के लिए जाना जाता है? कानपुर में स्थित लाल इमली मिल किस प्रकार के वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है? तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प ए यानी कि उलन यानी कि ऊनी मिल के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करना है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है हम यहाँ पर देखेंगे कि मोदी नगर जो है वह रबड़ के लिए प्रसिद्ध है, फूलपुर जो है वह उर्वरक के लिए प्रसिद्ध है, और बाराबंकी जो है वह पॉली फाइबर के लिए प्रसिद्ध है, और कानपुर जो है वह विस्फोटक के लिए प्रसिद्ध है। ओबरा थर्मल पावर केंद्र निम्न में से किसकी सहायता से स्थापित किया गया था? तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प ए यानी कि सोवियत रूस के सहयोग से ओबरा थर्मल पावर केंद्र जो है वह स्थापित किया गया था। चिकनकारी एक पारंपरिक कढ़ाई शैली है जिसकी उत्पत्ति उत्तर प्रदेश के किस शहर में हुई थी? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। तो यह जो है कपड़े पर एक डिजाइनिंग है और यह खास करके लखनऊ में बहुत ही ज्यादा फेमस है। साथियों प्रश्न नंबर 92 देखेंगे कि लखनऊ में स्थित रूमी दरवाजा की ऊंचाई कितनी है? तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प डी यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी कि रूमी दरवाजा की ऊंचाई जो है वह 60 फीट है, 60 फुट है, न कि मीटर है। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प डी यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 93 देखेंगे कि खेरिया विमानपत्तन हवाई अड्डा कहाँ पर है? तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प ए यानी कि खेरिया विमानपत्तन हवाई अड्डा जो है वह आगरा में स्थित है। अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? तो अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम सम्मेलन जो है वह विकल्प बी यानी कि लखनऊ में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है यह बताना है हमको यहाँ पर। तो यहाँ पूरा हम सही सुमेलन ये देख लेते हैं कि बुक्सा जो जनजाति है वह बिजनौर से, राजी जो है यह उत्तराखंड से। तो इस प्रश्न का जो सही सुमेलन है वह जो है विकल्प बी यानी कि बुक्सा जनजाति यह जो है बिजनौर से यह सही सुमेलित है। बाकी भोटिया जो है वह बाराबंकी से नहीं गढ़वाल से, राजी जो है वह उत्तराखंड से, और थारू जो है वह कुशीनगर और नैनीताल से संबंधित है। प्रश्न नंबर 96 देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में साइबर अपराध मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प सी यानी कि लखनऊ में अवस्थित है। निम्न में से किस लोक नृत्य का आयोजन बुंदेलखंड क्षेत्र में फसल कटाई के समय किया जाता है? तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प डी यानी कि सैरा नृत्य का आयोजन किया जाता है। निम्नलिखित में से किसके उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प डी यानी कि इनमें से सभी में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है उनके उत्पादन में, यानी कि शीरा, एल्कोहल और एथेनॉल में, इन सभी में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध संशोधन विधेयक 2024 किस दिन विधानसभा द्वारा पारित किया गया? तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प डी यानी कि 30 जुलाई 2024 को पारित किया गया। प्रश्न नंबर 100 देखेंगे यहाँ पर कि पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ वृक्षारोपण जन अभियान 2024 के तहत प्रदेश सरकार ने एक दिन में कुल कितना पौधारोपण करने का रिकॉर्ड बनाया? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प ए यानी कि 36.51 करोड़ पौधों का रिकॉर्ड जो है वृक्षारोपण किया गया था। तो दोस्तों इस तरह से हमने जूनियर असिस्टेंट 3284 पोस्ट के लिए आज हमने प्रैक्टिस सेट 11 देखा। तो जो भी साथी जूनियर असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं उन सभी से आग्रह है कि वह जो है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें, और इसी तरह से प्रैक्टिस सेट के माध्यम से आपकी तैयारी जो है वह जो है मजबूत करवाई जाएगी। तो जो भी साथी पहली बार चैनल से जुड़े हैं वह प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें। तो आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।